चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। देखो, ये एक कंपटीशन का फॉर्मेट है कि आपको पीजीबीपी की इनकम कैसे निकालनी है। अब इसमें फिर से वो कुछ सेक्शन रिवाइज होंगे जिनको आप बता सकते हो, तो साथ साथ रिपीट करते रहना, आपका ही फायदा है ना। तो अब देखो, ये परफॉर्मा है बेसिकली। ये परफॉर्मा सबको एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन इसमें से बहुत सारी चीज़ें सबको एप्लीकेबल होती है ना। एज इट इज़ 100% सबको एप्लीकेबल नहीं है वो, लेकिन ये एक पूरी पीजीबीपी इनकम निकालने का फॉर्मेट है। सबसे पहले क्या है, हमने देखा था क्या उठाते हैं, प्रॉफिट एज पर बुक्स, है ना, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यही तो उठाते हैं, ये वाला, है ना। सबसे पहले हम ये उठाते हैं नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, अब ये ध्यान रखना, ये फिर मैं बोल रहा हूँ, कोई ये पैटर्न फिक्स नहीं है कि आपको यही सबसे मतलब इसके बाद ऐड ही करना है या लेस ही करना है। आप ऐड लेस कुछ भी पहले कर सकते हो। अब ऐड एक्सपेंसेस डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट नॉट अलाउबल। अब कुछ ऐसे खर्चे हैं जो P&L में डेबिट करे हैं लेकिन अलाउड नहीं है। तो वो कौन से खर्चे होंगे? क्या वो खर्चे 30 से 37 के बाहर के खर्चे होंगे जो P&L में डेबिट करें, या 30 से 37 वाले ही खर्चे होंगे? जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने डेबिट करे हैं वो सेक्शन 30 से लेकर 37 के बाहर के खर्चे होंगे, जिसको मैं यहाँ पे डिसअलाउ करा रहा हूँ, या 30 से 37 के खर्चे हैं लेकिन फिर भी डिसअलाउ हो रहे हैं। कौन से खर्चे होंगे वो? एक्सपेंसेस डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट नॉट अलाउएबल। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मैंने P&L में कुछ खर्चे डेबिट कर रखे हैं, है ना, इसका मतलब तो यही है, लेकिन वो अलाउड नहीं हो रहे। क्या वो जो डेबिट है, P&L के डेबिट साइड में खर्चे पड़े हुए हैं, वो कौन से खर्चे हैं? जो 30 से 37 के खर्चे थे वो अलाउ नहीं हो रहे हैं, या कोई और खर्चे डालिए 30 से 37 में लिखे ही नहीं थे वो अलाउ नहीं हो रहे? जो 30 में 37 में नहीं लिखे थे वो खर्चे अलाउ नहीं हो रहे? हाँ जी। फिर क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जो P&L के डेबिट में खर्चे डाले हैं आइदर इन द ट्रेडिंग अकाउंट और इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर बीइंग एडेड बैक ड्यू टू दे आर डिसअलाउड एंड रीजन ऑफ डिसअलाउंस इज वेदर दे आर नॉट रिलेटेड टू सेक्शन 30 to 37 और दे वर रिलेटेड टू 36 to 37 बट डिसअलाउड। वो 30 से 37 तक के खर्चे थे या नहीं थे? पहली बात, खर्चे तो 30 से 37 के ही थे, वही डाल पाओगे ना। पीजीबीपी की इनकम में आपने सेक्शन 29 पढ़ा था। सेक्शन 29 क्या कहता? इनकम शैल बी कंप्यूटेड आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस गिवन अंडर सेक्शन 30 to 37। जो सेक्शन 28 में हम इनकम बढ़ गए हैं, उस जो वहाँ पे टर्नओवर है, जो भी वहाँ से इनकम आ रही है, उसको टैक्सेबल इनकम में कंप्यूट करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए आपको 30 से लेकर 37 तक के खर्चे घटाने हैं। तो P&L में डेबिट कौन कौन से खर्चे करें आपने? 30 से लेकर 37 तक के। 37 में जब आप गए थे तो वहाँ पे पहले से लिखा हुआ था दैट एक्सपेंडिचर शुड बी रेवेन्यू नेचर, शुड नॉट बी कैपिटल नेचर एंड शुड नॉट बी पर्सनल नेचर, है ना। एक बीच में सेक्शन 38 आता है, थोड़ा सा वो हमने वैसे नहीं पढ़ा था, लेकिन सेक्शन 38 क्या कहता है? अगर कोई ऐसा कॉमन खर्चा है जो पार्शली बिजनेस का है और पार्सनली पर्सनल नेचर का है, तो टू द एक्सटेंट इट इज रिलेटेड टू बिजनेस, वो बिजनेस में क्लेम कर लो, है ना। सेक्शन 38 हमने पढ़ा नहीं था, उसमें बस एक ही लाइन लिखी है कि अगर कोई ऐसा कॉमन खर्चा है विच इज पार्सली पर्सनल नेचर और पार्सली ऑफिशियल नेचर, तो आप जितना पर्सनल नेचर का है उसे हटा दो, जितना ऑफिशियल बिजनेस के रिलेटेड है उसे आप यहाँ पे डेबिट कर दो। मतलब मान लीजिए कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी का सेल्स पर्सन कोई टूर के गया, बिजनेस टूर के लिए गया, तो बिजनेस टूर के लिए 4 दिन का टूर था, तो उसने टूर को एक्सटेंड करा लिया 6 दिन का, 2 दिन का टूर उसका पर्सनल हो गया, और आपने पेमेंट सिंगल शॉट में करी क्योंकि वेंडर एक ही बुक कर रखा था। तो जो 2 दिन का पर्सनल नेचर का खर्चा उसे हटा दो, 4 दिन का जो बिजनेस का खर्चा हुआ है यहाँ क्लेम कर लो सेक्शन, ठीक है, सेक्शन 38 का हवाला देते हुए। तो सेक्शन 38 में बस एक ही लाइन लिखी है कि अगर कोई ऐसा कॉमन खर्चा है विच इज पर्सनल और ऑफिशियल बोथ, तो टू द एक्सटेंट इट इज ऑफिशियल, इट इज रिलेटेड टू माई बिजनेस, क्लेम इट देयर एंड लीव द एक्सपेंसेस विच इज इन पर्सनल नेचर। जो पर्सनल नेचर को छोड़ दो। तो 38 में बस इतनी बात थी। तो सेक्शन 30 से लेकर 37 तक, यानी कि जो वो खर्चे 30 से 37 तक मुझे दिए हुए थे, अलाउड थे, लेकिन मैंने किसी और चीज़ की गलती कर दी, कोई और चीज़ की इनकम टैक्स के किसी और लॉ को नहीं माना, तो उसने कॉन्ट्रावेंशन हो गई, वो खर्चे डिसअलाउ होंगे। जिसमें था TDS नहीं काटा आपने, रेजिडेंट का नहीं काटा, नॉन रेजिडेंट का नहीं काटा, सैलरी पे नहीं काटा, बोनस, कमीशन, फीस पे नहीं काटा,
और कोई और सर्विसेज ली हैं उससे, उसके ऊपर TDS नहीं काटा, तो ऐसे कोई भी खर्चे डिसअलाउड हो जाएंगे। अगर रेजिडेंट को काटे हैं तो 30%, रेजिडेंट को पेमेंट कर दी विदाउट डिडक्टिंग TDS तो 30% डिसअलाउड होगा, और नॉन रेजिडेंट को करते हो 100% डिसअलाउड होगा। सेक्शन 40A(2) क्या कह रहा था, एनी अमाउंट पेड टू रिलेटेड ऑफ द की मैनेजर पर्सनल, है ना, बेनिफिशियल ओनर को, अगर जो बेनिफिशियल ओनर कौन था, द पर्सन हु इज हैविंग मोर देन 20% ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डिंग और 20% ऑफ द शेयर प्रॉफिट रेशो इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, है ना, सॉरी 20% शेयर ऑफ द प्रॉफिट इन द फर्म। तो ऐसा कोई भी आदमी जिसके उसके पास या उसके रिलेटिव को मिला के 20% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग है या 20% से ज़्यादा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हिस्सेदार है वो, तो अगर उसके रिलेटिव को कोई आपने अनरीजनेबल पैसा दिया है तो 40A(2) में डिसअलाउ होगा। इसको कभी भी असेसी अलाउ नहीं करता, है ना, इसे या तो AO अलाउ करे डिसअलाउ कराएगा या फिर ऑडिटर करा देगा। इनकम जो जिसकी इनकम टैक्स रिटर्न बना रहे हो वो कभी भी डिसअलाउ नहीं करेगा, या तो ऑडिटर डिसअलाउ कर देगा। अगर ऑडिटर ने मान लीजिए असेसी के साथ मिल गया तो जिस दिन इनकम टैक्स ऑफिसर असेसिंग ऑफिसर AO पकड़ लेगा उस दिन AO 40A(2) को ट्रिगर करा देगा। अब ऐसा था, एनी एक्सपेंसेस मेड अदर देन बाय एनी एक्सपेंसेस मेड इन एक्सेस ऑफ ₹10,000 अदर देन बाय स्पेसिफाइड मोड। स्पेसिफाइड मोड के अलावा कोई अगर आपने किसी और तरीके से पेमेंट कर दी इन एक्सेस ऑफ ₹10,000 से ज़्यादा, तो वो खर्चा क्या होगा, डिसअलाउड हो जाएगा पूरा का पूरा। यानी कि वो 30 से 37 में अलाउड था, लेकिन आपने पेमेंट कैसे कर दी, कैश में कर दी, या अदर देन स्पेसिफाइड मोड कर दी, अकाउंट पे चेक से नहीं करी, अकाउंट पे ड्राफ्ट से नहीं करी, किसी और तरीके से पे कर दिया, तो वो अभी खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। 40A(3) कह रहा था इसको, है ना। सर्टेन सम पेबल बाय द असेसी व्हिच हैव नॉट बीन पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये क्या था, 43B था। कुछ ऐसे खर्चे थे जो आपको ITR ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर पे करने थे। पहली बात तो चलो नहीं पे करे तो ITR की ड्यू डेट तक पे करने थे, ITR की ड्यू डेट तक भी नहीं करे तो PF और ESI वाले जो खर्चे थे उनकी रेस्पेक्टिव डेट तक पे करने थे। इसके अंदर एक चीज़ और आ गई होगी, ये 43BH जो है 45 डेज में, MSME वाले को 43BH में पेमेंट करनी है आपने, है ना, 45 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी है। अगर ऐसी किसी चीज़ की वायलेशन की तो ये भी एड बैक हो जाएगा। पर्सनल एक्सपेंसेस, अगर आपने P&L में कोई पर्सनल एक्सपेंसेस डेबिट कर दिए हैं जो 37 में लिखा हुआ था, दैट एक्सपेंस मस्ट नॉट बी इन द नेचर ऑफ पर्सनल, तो पर्सनल नेचर का कोई खर्चा अगर आपके P&L में डेबिट है वो भी एड बैक कर दो। कोई कैपिटल नेचर का खर्चा डेबिट है वो भी एड बैक कर दो। कहाँ लिखा था, ये 37 में लिखा था। रिपेयर ऑफ कैपिटल नेचर, अगर आपने कोई कैपिटल नेचर की रिपेयर करी कि कौन सी, सेक्शन 30 और 31 वाली, सेक्शन 30 और 31 में कौन कौन सी वो आते हैं, बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी। 30 में बिल्डिंग आता है, 31 में प्लांट एंड मशीनरी आता है। तो 30 में अगर बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड कोई कैपिटल नेचर का खर्चा करा है तो वो भी एड बैक होगा, वापस लिख दो, रिपेयर इन नेचर ऑफ कैपिटल नेचर, इन द कैपिटल नेचर, ये भी सारा एड बैक हो जाएगा। अब इन सब को एड बैक करने के बाद अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। देखो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है, जब आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हो तो उसके इनकॉर्पोरेशन से पहले बहुत सारे लीगल एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं। जिस प्रोफेशनल से कंपनी इनकॉर्पोरेट कराओगे उसकी फीस दोगे, कंपनी को रजिस्ट्रार को फीस दोगे, कंपनी के शेयर कैपिटल के लिए ऑथराइज कैपिटल जो होती है उसकी कुछ फीस होती है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन कराने की फीस होगी, वो सब कंपनी इनकॉर्पोरेट से पहले और कंपनी के एक्सपेंशन पे जो खर्चे किए जाते हैं 35AD के अंदर आते हैं, जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और कंपनी बनने के बाद उसके बाद तो कई सालों तक कंपनी उसका बेनिफिट उठाएगी ना, तो सारे के सारे खर्चे पहले साल में लाके कैसे डेबिट करने देगा डिपार्टमेंट। तो वो कहता है आपको 35D के अंदर, DDA और D के अंदर आपको 1/5 करके मिलेगा। यानी कि इस साल खर्चा तो हुआ था पूरा 10 लाख रुपए का, लेकिन मिलेगा कितना, 2 लाख रुपए के 5 साल में जाके मिलेगा खर्चा। अगर आपने पूरा खर्चा डेबिट कराया है तो उसका 4/5, यानी कि अगर 10 लाख पूरे डेबिट कर दिए तो इसमें से कितने, 8 लाख डेबिट कर दो, वापस ऐड बैक कर दो। 4/5 यहाँ पे लाके ऐड कर दोगे तो 8 लाख ऐड हो जाएंगे, वापस 2 लाख ऑटोमेटिकली अलाउड हो जाएंगे। एनी फाइन और पेनल्टी कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ द लॉ, किसी लॉ की कॉन्ट्रोवेंशन की फाइन पेनल्टी लगी वो भी वापस ऐड बैक हो जाएगी। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड, मतलब ऐसे ही कोई एक्सपेंस जो PGBP की इनकम से रिलेटेड ही नहीं है, यानी कि जो ऐसी कोई एक्सपेंस आपने P&L में वो डेबिट कर रखा है जो सेक्शन 28 के अंदर दी गई इनकम में है ही नहीं, मतलब उससे रिलेटेड इनकम सेक्शन 28 में दी ही नहीं गई है। आपकी हाउस प्रॉपर्टी है जिसका म्युनिसिपल टैक्स पे करा है, उसको डेबिट कर दिया यहाँ पर, क्या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम यहाँ पे टैक्सेबल होती है, नहीं होती, तो उसका खर्चा भी यहाँ क्यों मिलेगा। जो देखो सिंपल सा लॉजिक है, जो इनकम आपकी इनकम के हेड, इसी वाली हेड का इनकम का पार्ट नहीं है तो उसके रिलेटेड का खर्चा भी नहीं मिलेगा। अगर हाउस सैलरी, मान लीजिए आपने सैलरी के लिए, आपके बिजनेस भी है और सैलरी भी है, आप अपने ऑफिस जाने के लिए लोग रोज कार यूज कर रहे हो, तो क्या कार का खर्चा बिजनेस में डाल सकते हो,
आप सैलरी में भी, इनकम में भी हो, आपका पार्ट टाइम छोटा मोटा बिजनेस भी है, सैलरी में ऑफिस जाने के लिए आप रोज कार यूज करके जाते हो, तो कार का खर्चा क्या इस बिजनेस में डाल सकते हो? नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि सैलरी की इनकम बिजनेस में टैक्सेबल हो रही है, नहीं हो रही। तो ऐसा कोई खर्चा जो विच इज नॉट रिलेटेड टू द पीजीबीपी, हुज इनकम इज नॉट गोइंग टू बी टैक्स्ड अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी, तो वो खर्चा अगर आपने P&L में डेबिट करा है तो वो भी यहाँ डिसअलाउड हो जाएगा। Any sum paid by the assessee to the assessee as an employer by way of the contribution to the pension scheme under section 80CCD exceeding 10% of the salary of the employee। देखो गवर्नमेंट क्या कह रही है, आप न्यू पेंशन स्कीम में पैसा कंट्रीब्यूट करते हो एम्प्लॉय के लिए, है ना, एम्प्लॉयर दोनों न्यू पेंशन स्कीम में 80CCD के अंदर एम्प्लॉयर दोनों अपना अपना पैसा खर्च डालते हैं, लेकिन एम्प्लॉयर को बोला गया है कि आप एम्प्लॉय की सैलरी के 10% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन नहीं करोगे। अगर 10% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन करोगे तो आप कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको वो खर्चा अलाउड नहीं होगा। यानी कि अगर किसी एम्प्लॉय की पूरे साल की सैलरी 15 लाख रुपए है तो उसके लिए पेंशन में कंपनी केवल 1.5 लाख रुपये कंट्रीब्यूशन कर सकती है। 15 लाख का 10% कितना हुआ? 1.5 लाख रुपये। अगर सैलरी एम्प्लॉय की 15 लाख रुपए है तो 80CCD में एक एम्प्लॉयर जो है मैक्सिमम 1.5 लाख का कंट्रीब्यूशन डाल सकता है। किसी एम्प्लॉयर ने मान लीजिए 4 लाख का कंट्रीब्यूशन डाला 80CCD में, अगर उसे 4 लाख का कंट्रीब्यूशन डाल तो यहाँ पे एडबैक कितना होगा? 15 लाख की सैलरी है, 4 लाख का कंट्रीब्यूशन दिया है 80CCD में, तो कितना एडबैक होगा? 15 लाख की सैलरी, 4 लाख का कंट्रीब्यूशन दिया एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय की पेंशन स्कीम के लिए 80CCD में, तो कितना खर्चा यहाँ पे एडबैक होगा? 2.5 लाख एडबैक होगा। टू द एक्सटेंट इट इज एक्सीडिंग 10% ऑफ द सैलरी, जो 10% तो दे ही सकते हो ना। तो ये यहाँ पे 40A3 वाला क्लॉज नहीं है कि 10,000 से ज़्यादा कैश दे दी तो सारा खर्चा डिसअलाउ होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो टू द एक्सटेंट इज एक्सीडिंग 10%, जो 10% से ज़्यादा है, यानी कि 15 लाख वाली सैलरी का कितना पेंशन फंड में दे सकता था कंपनी? 1.5 लाख दे सकती थी, दिए कितने? 4 लाख, तो डिसअलाउ कितना होगा? 2.5 लाख डिसअलाउ होगा। क्लियर हो गया? 2.5 लाख, हाँ जी क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पे सारे एडिशन आ गई हैं। अब लेस एक्सपेंडिचर अलाउएबल एज डिडक्शन बट नॉट डेबिटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसे कोई खर्चे जो आपने P&L में डेबिट ही नहीं करे लेकिन वो अलाउड थे इनकम टैक्स में। कौन सा खर्चा होता है? अगर आप ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन कौन सा डलता है वहाँ पे? P&L में डेबिट कौन सा होता है? डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स कंपनी एक्ट वाला डेबिट होता है P&L में। बुक्स में एंट्री करते हो कंपनी एक्ट वाले की। गुड मॉर्निंग। जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की एंट्रियां करते हो तो वहां पे जो डेप्रिसिएशन की एंट्री डालते हो वो वाली डालते हो जो कंपनी एक्ट ने दी है 32 की, तो आप बाहर से ये इफेक्ट डाल रहे हो। अब P&L में डेबिट कर सकते, वो इनकम टैक्स में अलाउड था लेकिन P&L में डेबिट क्यों नहीं करा? क्योंकि कंपनी एक्ट बोलता है डेप्रिसिएशन आप मेरे रेट वाला डालोगे बुक्स में, यहाँ पे आके घटाओगे। अब इसको एक्सपेंसेज अलाउड बट नॉट डेबिटेड इन द P&L, क्यों डेबिट नहीं करा? क्योंकि वो अलाउड नहीं है, वहाँ अकाउंटिंग मना करती है। वहाँ पे कंपनी एक्ट की अकाउंटिंग कहती है डेप्रिसिएशन डालोगे कंपनी एक्ट वाला, तो यहाँ पे सेक्शन 32 वाला तो यहाँ पे क्लेम कर रहे हो ना आप। तो इनकम टैक्स की जो अकाउंटिंग आपने तैयार कर दी उसे नहीं छेड़ रहे हैं। अब हम जब ये कंपटीशन बनाते हैं तो हम एक्सेल में या किसी ITR वाले सॉफ्टवेयर में ही बनाते हैं, जो बुक बन के क्लोज हो गई उस बुक को बिल्कुल नहीं छेड़ रहे हैं। ये सारा काम हम एक्सेल में ही करेंगे, बुक्स के बाहर करेंगे। इससे टैली की कोई एंट्री ना डिलीट करनी, कोई एंट्री छेड़नी नहीं है, कुछ नहीं करना है ना। कोई एंट्री ना डिलीट करनी है ना छेड़नी है। जब एक बार बुक क्लोज हो जाती है, बुक्स लॉक हो जाती है, ये काम उसके बाद का है। अब आप बुक्स में जाके कोई छेड़ाखानी नहीं करोगे। छेड़ाखानी क्या करोगे? कोई नंबर की एरर आ गई, मान लीजिए कंपनी एक्ट डेप्रिसिएशन 5 लाख का था, आपने 3.5 लाख रुपए क्लेम एंट्री करी, कैलकुलेशन में कोई फार्मूले में गलती हो गई, तो वापस जाके ठीक करके 5 लाख कर दो उसे। 5 लाख का डेप्रिसिएशन था कंपनी एक्ट का, आपने 8 लाख डाल दिया, टाइपिंग में 8 लाख गल गया गलती से, दोबारा चेक कर रहे थे कंपटीशन में पता लगा ये तो 8 लाख नहीं था 5 लाख होना था, तो टैली की एंट्री जाके ठीक 5 लाख कर दो दोबारा, वो कर सकते हो। लेकिन ये जो ऐड बैक ऐड लेस कर रहे हैं, इसका टैली से कोई लेना नहीं, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट से कोई लेना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सबसे ऊपर चले कहाँ से हो? प्रॉफिट एज पर बुक्स, है ना। तो बुक का प्रॉफिट उठा के ले आए हो, अब आप बुक नहीं छेड़ रहे हो, ये अलग से कंप्यूटेशन बना रहे हो आप यहाँ पे। एक्सपेंसेस अलाउड अंडर सेक्शन 32 वाला डेप्रिसिएशन या कोई और ऐसा खर्चा जो वहाँ अलाउड था लेकिन बुक्स में मना कर रखा था, कंपनी एक्ट ने मना कर रखा था, तो वहाँ पे यहाँ पे माइनस करने को मिला। लेस इनकम क्रेडिटेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड अंडर दिस हेड। अब क्या कहानी है, हमने परसों देखा था इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम कहाँ टैक्सेबल होती है? IOS में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, लेकिन मेरे को P&L में क्रेडिट करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसका पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आया हुआ है।
मेरी कंपनी के बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट आया हुआ है एफडी के अगेंस्ट, अगर मैं एंट्री नहीं करूँगा तो मेरी बैंक स्टेटमेंट और मेरे बुक का बैलेंस कभी मैच ही नहीं करेगा। एंट्री तो मुझे करनी पड़ेगी। एंट्री करूँगा तो इनकम को क्रेडिट भी करना पड़ेगा, वो इनकम है मेरी कंपनी की, इनकम है, बट इट इज़ नॉट बीइंग टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी। तो पीजीबीपी के लिए टैक्सेबल नहीं है, तो मेरे को यहाँ से वो इनकम हटानी पड़ेगी। जैसे डिविडेंड की इनकम हो गई, डिविडेंड भी इनकम आईओएस में टैक्सेबल होता है, अनटिल अनलेस आई एम नॉट इन अ बिजनेस ऑफ इन्वेस्टिंग। अगर मैं शेयर ब्रोकिंग इन्वेस्टिंग के बिजनेस में हूँ तो मेरी बिजनेस इनकम है, अदरवाइज मैं ये डिविडेंड इनकम मेरी आईओएस की इनकम है। एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1) के अंदर वो एग्जाम्प्ट ही है। अगर आपने P&L में क्रेडिट कर दिए, क्यों? क्योंकि पैसा आपको बैंक अकाउंट में मिला है ना। एग्रीकल्चर इनकम आपने P&L में क्रेडिट करी है क्योंकि पैसा आपको बैंक अकाउंट में मिला। सभी किसानों को चेक कैश कोई मिलता है, चेक भी मिलते हैं, बहुत किसानों ने अकाउंट भी तो खोल रखे हैं। तो पैसा आपको एग्रीकल्चर इनकम से आया, लेकिन आपने P&L में क्रेडिट कर दिया, बट टैक्सेबल नहीं है, तो हटाना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी सेविंग, जो सेविंग अकाउंट वगैरह पे इंटरेस्ट आता है वो। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट टैक्सेबल अंडर द कैपिटल गेन। अगर आपने कोई कैपिटल एसेट बेची है, उसके ऊपर प्रॉफिट और लॉस हुआ है, तो वहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि P&L में तो डेबिट ही करते हो, क्रेडिट कर दोगे ना। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, एक टैली में एंट्री करी थी ना आपने। मान लीजिए मेरी एसेट की WDV है 15 लाख रुपए और मैंने वो एसेट बेच दी 16 लाख रुपए की, तो एंट्री क्या करोगे आप? एसेट की WDV 15 लाख, WDV है 15 लाख और सेल करी 16 लाख रुपए की, सोल्ड ₹15 लाख। एंट्री नॉर्मल एंट्री, अकाउंटिंग एंट्री बताओ क्या होगी इसकी? नॉर्मल एंट्री, अकाउंटिंग की एंट्री बताओ। हाँ कैश मान लो, कोई बात नहीं, कैश बैंक कोई फर्क नहीं पड़ता। कैश अकाउंट डेबिट 16 लाख रुपए, हाँ। टू क्या? मान लो ये मशीन है, ये मशीन है मेरी, एक जो एसेट बेची वो मशीन थी। टू सेल ऑफ एसेट, चलो लिखता हूँ। सेल ऑफ एसेट का ग्रुप बताओ क्या डालोगे? टैली तो ग्रुप मांगेगा ना आपसे। चलो टू मशीन अकाउंट है ना, ये मशीन ही तो थी, ये मशीन अकाउंट कितने से क्रेडिट करूँ? 15 लाख से। WDV तो मेरे पास 15 लाख ही है ना, 15 लाख से। ये अकाउंट्स की एंट्री कर रहा हूँ, अभी इनकम टैक्स में मत जाना, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो ये WDV 15 लाख की थी, ये 15 लाख की क्रेडिट हो गई, लेकिन एंट्री बंद होगी। एंट्री में तो 1 लाख का डिफरेंस है ना मेरे पास अभी, तो क्या करना पड़ेगा? टू P&L अकाउंट डायरेक्ट कर दो या प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट कर दो, जैसे मर्जी कर दो, बात एक ही है। अब आपने P&L को 1 लाख से क्रेडिट करा, मतलब आपने इनकम बुक कर दी। ये P&L 1 लाख से क्रेडिट हो गया तो आपकी P&L में इनकम आ गई ना। ये पैसा कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। लेकिन क्या ये इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल है? नहीं है, पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं है, ये कैपिटल गेन में जाएगी। तो अब आपका जो नेट प्रॉफिट निकल के आया था, प्रॉफिट एज पर बुक्स, उसमें ये 1 लाख रुपए पड़ा होगा नहीं पड़ा होगा? ये जो मान लो 15 लाख रुपए का प्रॉफिट निकल के आया है, इस 15 लाख के अंदर वो 1 लाख रुपए होगा या नहीं होगा? होगा। तो होगा, तो इसलिए यहाँ पे हटाना पड़ेगा मुझे वो, है ना। कैपिटल एसेट को बेचने से जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है वो मुझे यहाँ पे हटाना पड़ेगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट, रो नंबर 26 पे जो लिखा रहा है, क्योंकि वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होता है। अगर आपने मान लीजिए आपने अपने कोई दुकान, मकान, ऑफिस किराए पे दे रखा था, रेंटल इनकम आ रही थी आपके कंपनी के ही बैंक अकाउंट में, तो वो इनकम कहाँ है? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। लेकिन आपने इनकम कहाँ बुक करी? रेंट इनकम क्रेडिट P&L में क्रेडिट करी, क्योंकि वहाँ पे तो P&L ही बनता है ना, बिजनेस में तो और कुछ बनता नहीं है। तो वो इनकम पीजीबीपी की इनकम नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, वो भी हटानी पड़ेगी। यानी कि अगर आपने किसी और हेड की इनकम यहाँ पे लाके पार्क कर दी है क्रेडिट साइड में, तो वो हटानी पड़ेगी आपको, ताकि मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम इस आदमी को इस पर टैक्स नहीं लगे क्योंकि बिजनेस इनकम कर रहा है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ इन आइसोलेशन बिजनेस की इनकम कैसे निकालते हैं। इनकम बिजनेस की इनकम निकालते रहें, बाकी और इधर उधर की सारी चीज़ें हटानी पड़ेगी और केवल बिजनेस की इनकम निकाल के देखेंगे हम, है ना। इन आइसोलेशन बिजनेस की इनकम निकाल के देखेंगे। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हटाएंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कोई लॉटरी विनिंग, हॉर्स रेस, गेम वगैरह, कोई अगर ऐसा पैसा आ गया तो वो भी हटाना पड़ेगा। गिफ्ट मिल गया, गिफ्ट एग्जम्प्ट फ्रॉम फॉर टैक्सेबल अंडर दैट गिफ्ट, क्योंकि आईओएस में टैक्सेबल होता है। कोई गिफ्ट की इनकम आ गई तो यहाँ आ जाएगा। इनकम टैक्स रिफंड आ गया, इनकम टैक्स रिफंड पे इंटरेस्ट है। इनकम टैक्स रिफंड इनकम होता ही नहीं है ना। इनकम टैक्स का जो रिफंड आता है वो इनकम होती ही नहीं है, लेकिन उसके अगर इंटरेस्ट आ गया तो वो आ जाएगा, है ना। तो इनकम टैक्स रिफंड है,
मान लो आपका TDS कटा था 4 लाख रुपए और आपका फाइनल टैक्स बना 3.5 लाख रुपए। ITR फाइल करी तो आपने बोला टैक्स लाइबिलिटी 3.5 लाख रुपए, टैक्स ऑलरेडी पेड 4 लाख रुपए, तो 50,000 सरकार के पास ज़्यादा चले गए ना। तो सरकार वो 50,000 रुपये विद इंटरेस्ट वापस करेगी, आपको रिफंड देगी, तो रिफंड तो क्लेम करना पड़ेगा ना। तो रिफंड TDS फालतू क्यों कट गया? क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में मैंने जहाँ जहाँ काम करा सब क्लाइंटों ने मेरा थोड़ा सा TDS काटा, लेकिन मेरे इन हाउस खर्चे इतने ज़्यादा थे कि मेरी इनकम जनरेट नहीं हुई। TDS उन्होंने क्यों काटा? क्योंकि वो 194 के सेक्शन पढ़ के आए हैं, वहाँ पे TDS लिखा हुआ था, तो 194 के सेक्शन में जितने TDS है उनमें जहाँ जहाँ मेरा TDS कट सकता था वहाँ सब लोगों ने काट लिया। तो अगर जो भी उसकी इनकम टैक्स का रिफंड आएगा, अगर उस पर इंटरेस्ट भी आया तो वो इंटरेस्ट टैक्सेबल है IOS में जाके, लेकिन इनकम टैक्स का रिफंड टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि आप पिछले साल की बैलेंस शीट में ऑलरेडी करंट एसेट्स में लिख के आए हो। तो जब आप लास्ट ईयर की बैलेंस शीट दिखते हो तो वहाँ पे बैलेंस शीट में लिखा होता है, ऑलरेडी आ रहा होता है एक इनकम टैक्स रिफंडेबल। तो जैसे ही वो पैसा आएगा उस अकाउंट को आप जीरो कर दोगे। उसके अगर कोई इंटरेस्ट आ गया तो वो इनकम नहीं, वो इनकम है लेकिन वो IOS में इनकम है। तो अगर इनकम टैक्स का रिफंड आपने क्रेडिट कर दिया तो वो भी, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट आया वो भी, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। हेलो, हाँ जी ठीक है, हाँ जी बोलो बोलो। सर अगर कोई कोर्ट केस हो जाए कंपनी का और उसका मतलब फैसला ही 5 साल बाद आए तो वो कैसे टैक्स होएगा? दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? कोर्ट केस किस सेंस में बात कर रहे हो आप? मतलब देखो दो बातें हैं। अगर आप ये कह रहे हो, मान लीजिए आपने एक मिस्टर ए को सेल करी 1 अप्रैल 2022 को 1 करोड़ की सेल करी, अब वो पैसा नहीं दे रहा, ठीक है, पैसा डिस्प्यूटेड है। अब आप 31 मार्च 23 को बैलेंस शीट बनाओगे, आपने ये पैसा अब क्या करा, आपने उस पार्टी के अगेंस्ट कोर्ट में केस डाल दिया। यहाँ तक चीज़ क्लियर है? यही बात कर रहे हो आप पंकज? आपने इस पार्टी के मिस्टर ए के अगेंस्ट आपने कोर्ट में केस डाल दिया कि मेरे 1 करोड़ रुपए का सामान ले, ये रे बिल, ये रिसीविंग मटेरियल की रिसीव करिए, सब काम करा, ये पैसा नहीं दे रहा मेरे। तो पहला क्वेश्चन मुझे ये बताओ, क्या उस साल की 31 मार्च की सेल में ये सेल डालोगे या नहीं डालोगे? तो डलेगी तो 31 मार्च को 1 करोड़ रुपए डेटर में भी खड़े होंगे, डेटर में भी तो खड़े करोगे। दूसरी चीज़, जब ये सेल 31 मार्च 23 की सेल में चली गई तो ये इसके ऊपर इनकम टैक्स कैलकुलेट हो गया नहीं हो गया? जो अब आपका प्रॉफिट आएगा उसके अंदर 1 करोड़ की सेल ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना, तो हो गई टैक्सेबल। अगर आप कहते हो कि मैं इस पर टैक्स नहीं दूंगा तो आपको ये डेटर भी तो राइट ऑफ करना पड़ेगा। जब हम सेक्शन 36 पढ़ के आए थे वहाँ पे लिखा था सेक्शन 32 के लिए वो इनकम आपकी टैक्सेबल इनकम का पार्ट होनी चाहिए एंड यू हैव टू राइट ऑफ द डेटर ऑल्सो। अगर आपने डेटर राइट ऑफ कर दिया बैलेंस शीट में तो कोर्ट बोलेगा आपकी कल की अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट लेके आना, आपने किससे पैसे लेने दिखाओ डेटर का नाम, तो आप कहोगे तो मैंने राइट ऑफ कर दिया। बोलोगे जब तूने खुद राइट ऑफ कर दिया तेरे को क्लेम किस बात का चाहिए, है ना? तुमने खुद ही कह रहा है मेरा डेटर डूब गया, मैंने राइट ऑफ ही कर दिया, तो फिर बुक्स में आपकी आउटस्टैंडिंग ही नहीं खड़ी तो आपको पैसा कैसे मिल सकता है? तो आपको बुक्स में आउटस्टैंडिंग लेके खड़ी चलनी पड़ेगी, ये सेल में अभी कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आप सेल में कंसिडर कर रहे चल रहे हो और बुक्स में डेटर खड़ा है तो सेल तो उसी साल इनकम में टैक्सेबल हो गई ना। जिस साल मान लीजिए कोर्ट का एडवर्स डिसीजन आ गया कि ये पैसे का आपका कोई हक नहीं बनता, उस दिन बैड डेट क्लेम कर लेना आप। अगर कोर्ट ने कंपनसेशन दे दिया तो कोई इनकम नहीं है। मान लीजिए 5 साल बाद कोर्ट का फैसला आया जैसे आप कह रहे हो और कोर्ट ने बोला मिस्टर ए को आप 1 करोड़ रुपए के साथ 25 लाख रुपए का इंटरेस्ट भी दोगे 5 साल के ऊपर, ये इंटरेस्ट भी पे करोगे, तो ये तो ऑलरेडी आपके डेटर से सेट ऑफ हो जाएंगे जो आउटस्टैंडिंग खड़े थे बैलेंस शीट में, है ना? इस 25 लाख का क्या करोगे? गुड मॉर्निंग टू ऑल, एनीथिंग रिसीव्ड ड्यू टू द कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ये 25 लाख रुपए क्यों मिले हैं? इस बिजनेस एक्टिविटी से मिले हैं। इंटरेस्ट सुनते ही IOS में नहीं कूदना है, ये बिजनेस की इनकम है। इंटरेस्ट सुनते ही बिजनेस IOS में कूद जाते हो, हमने पिछली क्लास में भी तो एग्जांपल करा था। ये बिजनेस की ही इनकम है। सेक्शन 28 पढ़े, दोबारा पढ़ो कहीं जाके तसल्ली से, ये बिजनेस की एक्टिविटी है, बिजनेस एक्टिविटी से पैसा आया है ना आपको। आपने हाउस प्रॉपर्टी में भी वाली बात देखी है, आप प्रॉपर्टी हाउस मकान जिस मकान से आप रेंटल इनकम कमा रहे थे आपने वो मकान बेच दिया, अब आप खुद किराए पे रह रहे हो, लेकिन पुराना किराएदार 3 साल बाद आके आपको मकान का किराया दे गया, तो वो इनकम कहाँ पे टैक्सेबल होती है? हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होती है। आपके पास खुद मकान नहीं है आज की डेट में, आप खुद किराए पे रह रहे हो, लेकिन वो इनकम कहाँ पे टैक्सेबल है? हाउस प्रॉपर्टी में। क्यों? क्योंकि वो रेंट हाउस प्रॉपर्टी की वजह से आपको इनकम आई है। जब आप नौकरी छोड़ देते हो उसके 20-25 साल तक आपको पेंशन मिलती रहती है। पेंशन क्यों मिलती है? बिकॉज ऑफ पास्ट
सर्विसेज रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉय टू दैट एम्प्लॉयर, उस एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय ने कभी पुराने टाइम पे सर्विसेज दी हैं, उसी की वजह से तो पेंशन मिल रही है। तो पेंशन की इनकम कहाँ पे टैक्सेबल है? सैलरी में। पीजीबीपी से पेंशन सैलरी में टैक्सेबल है। साहिल गुड मॉर्निंग भी से छोटा पड़ जाएगा तो सैलरी में टैक्सेबल है। तो अब ये जो इंटरेस्ट आया ये भी पीजीबीपी की इनकम है, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी की वजह से आपको इनकम आ रहा है, आईओएस नहीं है ये। तो जिस साल ये 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन मतलब ये आपको रिकवरी होगी, उस साल कोई इनकम नहीं होगी अगर आपने बैड डेट नहीं क्लेम करा। और बैड डेट क्लेम कर दिया तो कोर्ट में क्लेम ही स्टैंड नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आपकी बुक्स में वो डेटर है ही नहीं। तो आप दोनों जगह काम नहीं कर पाओगे कि वो बुक्स में खर्चा क्लेम कर लिया और कोर्ट से कंपनसेशन मांग रहे हो। अगर कोर्ट ने वो कंपनसेशन आपको अवार्ड भी कर दिया तो उसी साल पूरी की पूरी इनकम बन जाएगी। जिस साल आपको बेड डेट्स रिकवर करने पड़ा था ना, डीम्ड इनकम सेक्शन 41 था ना, सेक्शन 41 में डीम्ड इनकम था ना। अगर आपने कोई ट्रेडिंग लाइबिलिटी राइट ऑफ कर दिया, कोई बैड डेट रिकवर हो गया तो आपकी इनकम बन जाएगा पीजीबीपी की इनकम। अगर आपने डेटर राइट ऑफ कर दिए हैं और फिर भी आपको कोर्ट ने अवार्ड क्लेम कर दिया या पैसा दिलवा दिया कोर्ट ने, तो आपको ये 1 करोड़ की पूरी इनकम हो जाएगी जिस साल में कंपनसेशन मिलेगा, प्लस 25 लाख रुपए की ये वाली इनकम पीजीबीपी की इनकम। इनकम टैक्स पे करना खर्चा होता है? इनकम टैक्स की पेमेंट खर्चा है क्या या नहीं है? जो आप इनकम टैक्स पे करते हो, इज इट अ एक्सपेंस और नॉट? पेमेंट ऑफ टैक्सेज, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, स्पेशली पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, इट इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। ये प्रॉफिट में से बांटा हुआ खर्चा है। अगर आप एक बात सुनो, आप तो भंवर में फंस जाओगे, साइकिल में फंस जाओगे। आपका 8 लाख रुपए का प्रॉफिट, उस पर 50,000 रुपये का टैक्स बना, आप बोलते हो ये खर्चा है। अब 8 लाख के प्रॉफिट में 50,000 रुपये क्लेम करोगे। अब कितना प्रॉफिट है क्या? 7.5 लाख। तो 7.5 लाख पे 50,000 टैक्स बन नहीं रहा, फिर 7.5 लाख पे टैक्स निकालोगे तो कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। तो वो प्रॉफिट जो टैक्स की पेमेंट है, इट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर। इनकम टैक्स की पेमेंट खर्चा नहीं है। 30 से 37 तक आप दोबारा तसल्ली से जाके पढ़ना, कहीं नहीं लिखा मिलेगा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, ठीक है। हमने वहाँ पे पढ़ा था इनकम टैक्स खर्चा नहीं है। साथ में सीएसआर में किया गया खर्चा भी खर्चा नहीं है, वो भी प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है। जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप खर्चा करती हैं कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, जिसमें मैंने आपको बोला था कंपनियां किसी न किसी सोशल कॉज के लिए कुछ पैसा डोनेट कर देती हैं, कुछ पैसा या कुछ व्हीकल, कुछ एसेट डोनेट कर देती हैं, उसे बोलते हैं सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके लिए जो खर्चा करते हैं वो भी खर्चा अलाउड नहीं है, वो खर्चा माना ही नहीं है। दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉफिट। ऐसे ही इनकम टैक्स पे जो करते हैं वो भी एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट है। अब बात आई इनकी वाली कि ये कह रहे हैं पंकज वाली बात कि आपने अगर लोन लिया, मान लीजिए आपकी इंटरेस्ट की इनकम टैक्स की लाइबिलिटी थी लास्ट ईयर में, मान लीजिए आपका टैक्स बनता था, टैक्स विद सेस 25 लाख रुपए का। अब आपके पास पैसा नहीं है, आपने बैंक से लोन लिया और 25 लाख रुपए पे कर दिए। ये तो टैक्स पे कर दिया आपने, है ना, टैक्स पे कर दिया। अब ये 25 लाख के लोन पे बैंक आपसे ब्याज लेगा या नहीं लेगा? ये टैक्स है फाइनेंशियल ईयर 22-23 का। आपने लोन लिया होगा ऑब्वियसली फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, क्योंकि जब टैक्स लाइबिलिटी फाइनली कब होती है? अगले साल ही तो होती है, असेसमेंट ईयर में जाके। आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में लोन लिया और इसी फाइनेंशियल ईयर में आपने इंटरेस्ट पे करा है इसी लोन पे, 25 लाख के लोन पे। मान लीजिए 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट था, ये लोन का इंटरेस्ट है 2 लाख रुपए का। अब क्या ये अलाउड है या नहीं है खर्चा? 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट का खर्चा पढ़ के आए हैं हम। कहाँ पर? इंटरेस्ट ऑन लो बोरोड कैपिटल, कहाँ पर पढ़ के आए हैं? कौन सा सेक्शन था? इंटरेस्ट का खर्चा किस सेक्शन में मिलता है? न तो पीपीटी पढ़ रहे हो, न तो यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, तो कुछ नहीं कर रहे हो। फिर आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। 28 में तो बेटा इनकम है, कैसी कैसी बातें करते हो। 28 में तो खर्चा है ही नहीं, खर्चा चालू ही 30 से होता है। कैसी कैसी बातें कर रहे हो। इंटरेस्ट का खर्चा कौन से सेक्शन में पढ़ा था हमने? 36 में था, 36 में था खर्चा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तरुण। इंटरेस्ट उसका अगर यूट्यूब वीडियो जाके देख रहे हो तो वहाँ लिखा हुआ है फाइनेंशियल एक्सपेंसेज, फाइनेंशियल कॉस्ट लिखा हुआ है, अलग से लिखा है सेक्शन 36 फाइनेंशियल एक्सपेंसेज। तो ये फाइनेंशियल खर्चे तो हैं। अब ये इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये खर्चा सेक्शन 36 में पढ़ के आए थे। क्या ये खर्चा अलाउड होगा हमें या नहीं होगा?
इंटरेस्ट का खर्चा अलाउड होगा या नहीं होगा फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स? सोचो जरा, आ रहा हूँ 1 मिनट में। इंटरेस्ट का ये खर्चा मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब हम मुझे ऑब्वियसली मैं अगले साल में ही पे करूँगा ना, पिछले साल में तो पे नहीं कर सकता। तो ये खर्चा अलाउड है नहीं अलाउड है? अलाउड है। चलो यहाँ तो आपकी गलती नहीं है, आप अभी बच्चे हो, इसमें कोई बात नहीं है। तो ये आपको पता ना भी हो तो कोई इतना सरप्राइजिंग नहीं है। एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द इनकम टैक्स पेमेंट इज नॉट अलाउड। इनकम टैक्स भी अलाउड नहीं है, उसके ऊपर पे किया जाने वाला इंटरेस्ट भी अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इंटरेस्ट अगर आपने इस इनकम टैक्स के साथ इंटरेस्ट पे करा वो भी अलाउड नहीं है। ठीक है, मान लो इस 25 लाख रुपए के अंदर ब्रेकअप कुछ ऐसे था, 23 लाख रुपए का टैक्स था, 1 लाख रुपए का सेस था हाइपोथेटिकली, और 1 लाख रुपए का ब्याज था लेट पेमेंट वाला, तो ये भी अलाउड नहीं है। ध्यान रखना, ये वाला 1 लाख भी अलाउड नहीं है और ये वाला 2 लाख भी अलाउड नहीं है, जो इस 25 लाख का इंटरेस्ट इनकम टैक्स को पे करने के लिए लोन लिया है। अगर आपने इनकम टैक्स को पे करने के लिए लोन लिया है, उस पर कोई इंटरेस्ट पे करते हो तो वो वाला इंटरेस्ट भी अलाउड नहीं है। ठीक है, हाँ अलाउड नहीं है। वो एक अलग बात है कि बिजनेस टर्म में ये इतनी फाइन ट्यून करके पता लगाना बड़ा मुश्किल काम है कि या तो मान लो इससे आगे पीछे कोई लोन नहीं चल रहा था, यही लोन लिया जब टैक्स पे कर दिया सीधे उठा के, तो पकड़े जाओगे आप, है ना। लेकिन अगर रनिंग में लोन चलता रहता है तो उसमें आप आइडेंटिफाई नहीं करेगा कौन से वाले पैसे से क्या पेमेंट करी, इसलिए भीड़ में सब चल जाता है। लेकिन अगर आपने स्पेसिफिकली इस इनकम टैक्स को पे करने के लिए लोन लिया है और सीधे सीधे पैसा आया और उठा के लोन पे कर दिया, तो ये जो इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करोगे 2 लाख रुपए का, दैट इंटरेस्ट इज नॉट अलाउेबल एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा। ठीक है, ये आपको नहीं पता होगा क्योंकि अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे हो, लेकिन खर्चों के हेड तो याद रखो, सेक्शन तो याद रखो भाई। इतना गला खराब करा है मैंने। हाँ, तो 1-2 बार रोज पढ़ने पड़ेंगे, मज़ा तभी आएगा, नहीं तो इनकम टैक्स बोर हो जाओगे आप। अगर आप इनसे कनेक्टेड नहीं रहे तो फिर बोर हो जाओगे। इनकम टैक्स पढ़ने का समझने का एक ही तरीका है कि इनकम टैक्स के साथ दिल लगा लो, है ना। फिर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ दिल लग जाता है वहाँ वैसे भी दिमाग नहीं लगाना पड़ता ना फिर। तो अगर इसके साथ दिल लगा लोगे तो फिर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप समझ आने शुरू हो जाएंगे सेक्शन। तो दिमाग लगाओगे तो भारी पड़ेगा, फिर दिमाग पे जोर डालता है इनकम टैक्स, ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बिल्कुल तसल्ली से सोचो कि हाँ ये बढ़िया चीज़ है, इससे बढ़िया दुनिया में कुछ नहीं है, तो मज़ा आएगा इसे पढ़ने में। अब ऐड इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ अंडर दिस हेड एज डीम्ड इनकम, वो 41 वाली डीम्ड इनकम है ना, सेक्शन 41 में डीम्ड इनकम थी। तो अब ये सब निकालने के बाद जो आपके पास G+H आया, ये आपकी कहीं प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन आ गया, टैक्सेबल प्रॉफिट, है ना। ये टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया आपका। अब इसमें क्या होगा, ये बिजनेस और प्रॉफिट आ गया। अगर ये इंडिविजुअल है, कंपनी है, तो चैप्टर 6A की जो डिडक्शन जिस चीज़ को मिलती है, कंपनी को, इंडिविजुअल को, जिसको जो मिल सकती हैं, वो क्लेम करोगे तो ये PGBP की ग्रॉस इनकम PGBP आ गई, इसमें चैप्टर 6A की डिडक्शन क्लेम कर लोगे तो आपके पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, फिर उसके ऊपर टैक्स निकाल दो। लेकिन अगर आपके पास बिजनेस के अलावा कोई और इनकम भी है तो अभी ये GTI का पार्ट बनेगी, इसे छोड़ देना है, इस पर टैक्स नहीं निकालना अलग से, है ना। तो मान लो आपके पास बिजनेस के साथ आपने कोई मकान भी किराए पे दे रखा था, तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी आएगी, वो भी निकाल के आओगे। आप मान लो बिजनेस तो करते हो अपने नाम पे, लेकिन दिन में जॉब भी करते हो, तो आपके पास सैलरी की इनकम आएगी। अब इसकी GTI के अंदर 3 लोग हो जाएंगे, सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम और बिजनेस की इनकम। अब तीनों की इनकम को निकाल कर करोगे, वो हो जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। उस GTI के अगेंस्ट आप चैप्टर 6A की डिडक्शन क्लेम करोगे। चैप्टर 6A की डिडक्शन जो 80C से 80U तक की डिडक्शन है, उन डिडक्शन को क्लेम करने के बाद जो इनकम बनेगी दैट विल बी योर नेट टैक्सेबल इनकम, और उसके ऊपर टैक्स लगा दो, एप्लीकेबल रेट से टैक्स कैलकुलेट कर लो, टैक्स पे करना पड़ेगा आपको, है ना। अगर TDS कटा हुआ है तो कम करना पड़ेगा, TDS नहीं कटाएगा तो पूरा करना पड़ेगा। तो टैक्स सारी इनकम को जोड़ के निकलता है। लेकिन अभी हम बाकी कोई इनकम नहीं पढ़ रहे हैं, इन आइसोलेशन PGBP की इनकम पढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में जब हम 5 हेड पढ़ लेंगे तो टोटल इनकम पे भी टैक्स निकालना सीखेंगे, है ना। अभी तो हम केवल PGBP की इनकम निकाल रहे हैं। ये फॉर्मेट समझ आ गया।